हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की, यानी डेजर्ट रीजन जो है उसकी बात करेंगे। उससे पहले मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा रेफरल कोड है ठोलिया10, जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल मेरा, जिसको फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट है, वीकली क्विज है, मेगा क्विज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। यानी आप ठोलिया10 कोड यूज़ करके एनरोल करते हैं तो आप ये सभी की जो क्लासेज है, सारे एजुकेटर्स की वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए चार्जेस 7,000 है और 2 ईयर के लिए 8,400 है। बट यदि आप ठोलिया10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 में 1 ईयर के लिए और 7,560 में 2 ईयर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो अपन ये कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिम में है। अरावली के वेस्ट वाला रीजन है ये लगभग राजस्थान का 61.11% यानी लगभग 2/3 प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है। इतना तो इसका एरिया है और लगभग 40% इसकी पॉपुलेशन है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर देखा जाए तो घनत्व सबसे कम है इसका। सभी प्रदेशों में घनत्व सबसे कम है, यानी डेंसिटी सबसे कम मिलेगी, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु परिस्थितियाँ, उसके कारण से यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। इस अरावली के पश्चिम रीजन में, इस रीजन में 40 से कम सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी, यानी 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका निर्माण जो है वो टर्सरी काल में यानी प्लिस्टोसिन काल के अंदर हुआ है। इसकी लंबाई देखी जाए तो 640 किलोमीटर और चौड़ाई देखी जाए इसकी, तो चौड़ाई देखी जाए तो वो 300 किलोमीटर और ऊंचाई देखी जाए तो वो 200 से 300 मीटर है। ये इस तरीके से आप देखोगे, देखो इस तरीके से आप देखोगे तो ये इसकी लंबाई होगी, लेंथ हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। इस तरीके से लंबाई है, इस तरीके से चौड़ाई है और 200 से 300 मीटर ये ऊंचा है। यदि इसका ढाल देखा जाए तो इस तरीके से है इसका ढाल, क्योंकि आप लूनी नदी के आधार पर देख सकते हो कि लूनी नदी का ढाल किधर है, उसी डायरेक्शन में इसका भी ढाल आपको देखने को मिलेगा। इस प्रदेश को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं और एक अर्ध शुष्क कह सकते हैं। इसे शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग करने वाली वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यानी जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो शुष्क मरुस्थल है, और जहाँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा और बालू का स्तूप युक्त हो जाएगा। यानी जहाँ पर बालू का स्तूप मिलते हैं या सेंट्यून्स मिलते हैं 50, अपन ये कह सकते हैं 58.5% हो जाएगा ये, और बालू का स्तूप मुक्त है ये हो जाएगा आपके पास 41.5%। इसी तरीके से अर्धशुष्क प्रदेश को भी हम 4 भागों में बांटते हैं, गग्गर बेसिन हो गया, शेखावटी अंत्य प्रवाह हो गया, नागोरुच भूमि हो गया और लूनी बेसिन हो गया। शुष्क और अर्धशुष्क को बांटने वाली रेखा मैंने कहा कि 25 सेंटीमीटर रेखा है, 2 भागों में इस तरीके से बांटेगी। जैसे ये रीजन हो गया तो यहाँ इससे पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ये जो क्षेत्र है ये हमारे पास शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र कहलाएगा। और बाकी जो ये क्षेत्र हो गया अरावली और इस शुष्क मरुस्थल के बीच में, जहाँ 25 से 40 सेंटीमीटर वर्षा के बीच की वर्षा होती है, उसे हम लोग अर्धशुष्क प्रदेश के नाम से जानेंगे। शुष्क मरुस्थल 2 भागों में हमने कहा कि बालू का स्तूप मुक्त हो गया, बालू का स्तूप युक्त हो गया। मुक्त जो है यहाँ पर आपको अपनी कहेगी 41.5% है और ये आपके पास में 58.5% है। इस तरीके से 2 भागों में इसे हम बांट सकते हैं। देखो ये जो मरुस्थल है आपके पास बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप जहाँ नहीं है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इस प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है और इस रीजन में आपको पथरीला मरुस्थल मिलेगा। इस पथरीला मरुस्थल को हमादा के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार जो है वो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तीनों के अंदर है। जैसलमेर के अंदर जैसे पोखरण वाला क्षेत्र हो गया, बाड़मेर के अंदर बालोतरा वाला क्षेत्र हो गया, जोधपुर के अंदर आपके पास फलोदी वाला क्षेत्र हो गया। इस तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है। हमादा चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल को हमादा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ पर बालू का स्तूप मिलते हैं, जो एरिया 58.5% वाला है, उसकी बात करें तो वो लगभग अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर बालू का स्तूप यानी सेंट्यून्स मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे बरखान हो गया, बरखान इस तरीके से अर्धचंद्राकार आपके पास में बालू का स्तूप होते हैं, यानी इस तरीके से बने होते हैं। इधर इससे यदि पवन आ रही हो
तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार शेप के अंदर बने हुए होते हैं। इस तरीके से अनुप्रस्थ प्रकार के होते हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकार के, याद रखना है। ये सर्वाधिक आपको शेखावाटी और चूरू वाले क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से देखो, ये अर्धचंद्राकार शेप इस तरीके से बने होते हैं, इस तरीके के शेप में रहते हैं। इसके बाद अनुप्रस्थ होते हैं, बाड़मेर जोधपुर के अंदर आपको दिखेंगे ज्यादातर। यानी इधर से हवा आ रही है तो इसके लंबवत या परपेंडिकुलर यदि इस तरीके से विकसित हो जाए किसी अवरोध के कारण से, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप। जैसे मान लो कि इधर से पवन आ रही है, इधर से विंड आ रही है, इस तरीके से खड़े ढाल वाले इस तरीके से आपके पास कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ या लंबवत जो खड़े हो जाते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। ये देखो इस तरीके से टीले के रूप में बन जाएंगे। अनुदैर्ध्य रेखी, अनुदैर्ध्य प्रकार के, यानी पवन की दिशा में इस तरीके से लेरदार, जहां पर कोई अवरोध नहीं होता है, खुले भागों में इस तरीके से लेरदार यदि आपके पास में बालू का स्तूप बन जाते हैं तो उन्हें अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप बोलते हैं। सर्वाधिक आपको जैसलमेर में मिलेंगे। वैसे सब यदि देखोगे जैसलमेर में ही सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं। सभी प्रकार के यदि देखना हो तो जोधपुर के अंदर मिलते हैं। देखो जैसे ये है, इसी साइड में हवा जा रही है, इसी साइड में इस तरीके से लहरदार रूप में ये बालू का स्तूप बन जाता है, इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तारानुमा हो जाता है तो हमादा वाला जो क्षेत्र है वो वहां पर तारानुमा मिलेगा। कहीं पर कठोर चट्टान हो गई तो उसका इरोजन नहीं हुआ, बाकी क्षेत्र में इरोजन हो गया, तो इस तरीके से तारानुमा बालू का स्तूप मिलेंगे। बीच में हमादा वाला रीजन हो गया, ये वही रीजन है जो कि अपन कह सकते हैं कि चट्टानी युक्त मरुस्थल है, चट्टानों वाला मरुस्थल है, मुत्रिला मरुस्थल को बोलते हैं। इसे देखो इस तरीके से मिल जाएगा, स्टार्स की फॉर्म में इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से पैराबोलिक होते हैं। देखो यदि पवन की दिशा है इसके विपरीत इस तरीके से विकसित होते हैं अर्धचंद्राकार, तो ये बरखान है, ये बरखान है। लेकिन यदि इस तरीके से पवन की दिशा में इस तरीके से शेप ले ले तो उसे पैराबोलिक बोलेंगे। महिलाएं जो अपनी चोटी के अंदर जो पिन लगाती है, क्लिप लगाती है, उस टाइप का जो शेप होता है उसे पैराबोलिक बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक इसी तरह के पाए जाते हैं। जैसे देखो इस तरीके से क्लिप टाइप में होते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं, उन्हें पैराबोलिक बोलते हैं। शीफ और बरखान में सिर्फ ये अंतर है कि जब ये बरखान टाइप का है, मान लो इसकी एक के इस तरीके से भुजा आगे बढ़ जाती है, इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, तो ये सीफ कहलाता है, एक भुजा आगे बढ़ जाती है। और ये अनुदैर्ध्य प्रकार के होते हैं, याद रखना, ये अनुदैर्ध्य प्रकार के होते हैं, इस तरीके से दिमाग में रखना है। मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, देखो इस तरीके से स्क्रब कॉपीज बोलते हैं इनको। जैसे ये झाड़ियां हो गई, इन झाड़ियों के क्षेत्र में इस तरीके से बड़े बड़े बालू का स्तूप आपको नजर आने लगे तो इसे हम लोग स्क्रब कॉपीज के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में बिठा के रखना है बात। अब अपन लोग जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थल की या बांगड़ प्रदेश की बात करेंगे, जो 10 मिनट का सेशन होगा। इस तरीके से इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला रीजन है वो हो जाएगा। इसमें 4 भागों में बांट करके देखते हैं, जैसे लुनी बेसिन हो गया, नागोरोस भूमि हो गया, शेखावटी, गग्गर बेसिन, इनकी क्या विशेषता है, फिर प्लाया भूमि क्या है, पाली ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि, रन वगैरह टाट है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास सेशन के अंदर देख लेंगे कि यहाँ पर जो सेवण घास वगैरह और भी इसकी विशेषता बच गई तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन इसको बोल्डर कले वगैरह है, दोरे है, दरियन है, इन सारी चीज़ों को अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो वन ईयर के लिए जो है वो 7,000 चार्जेस हैं, 2 ईयर के लिए जो चार्जेस हैं वो 8,400 है। यदि आप इसे टोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो 1 ईयर के लिए आप 6,300 के अंदर एनरोल कर पाएंगे और 2 ईयर के लिए आप 7,560 के अंदर एनरोल कर पाएंगे। इसके लिए आपको टोलिया 10 कोड रेफरल कोड यूज़ करना है। कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरे, कोई इशू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।